हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, संवहन यानी कि आपका जो परिवहन तंत्र है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में इस लेक्चर में देखने वाले हैं। पूरा का पूरा आप लोग संवहन तंत्र इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक जैव प्रक्रम से रिलेटेड हमने पोषण कर लिया है, ठीक है। उसके 3 वीडियो आप लोगों के अपलोडेड है। फिर आपका श्वसन, उसको मैंने एक वीडियो में अच्छे तरीके से आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका ये रहा, अगला है संवहन, ठीक है। तो जैव प्रक्रम में पहले इसको देखने से पहले क्या है, आप वो पहले पोषण और श्वसन वो सब आप लोग देख लो, उसके बाद ही क्या देखना है, संवहन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपको जो आप जैव प्रक्रम में देख रहे हो, ठीक है, यानी कि हम पढ़ रहे हैं क्या कि बेसिकली जैव प्रक्रम में था पोषण से रिलेटेड, पोषण लिया, खाना खाया, ठीक है। खाना खाया, उस भोज्य पदार्थ का अब क्या करना था हमको, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण करना था। उसी के थ्रू क्या करना है, एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो उस एनर्जी को लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया था पिछले क्लास में, श्वसन यानी कि उस ऑक्सीजन के थ्रू हमने उस भोज्य पदार्थ को क्या किया था, विखंडन किया था। और विखंडन करके क्या मिला था हमको, एनर्जी मिली थी, ऊर्जा की प्राप्ति हुई थी, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, उसके आपको बेसिकली एनर्जी ले रहे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप जो खाद्य पदार्थ खाए, ठीक है, वो हमारे कहाँ, जो हमारी जो इंटेस्टाइन है यानी कि हमारी जो आहार नल है, वहां से पाचन हो रही थी, एब्जॉर्प्शन हुई। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या है, वो जो आपको पता है ना कि रक्त वाहिकाओं में हमारी क्या गई थी, वो भोज्य पदार्थ गई थी, ठीक है। तो भोज्य पदार्थ रक्त वाहिकाओं में गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे एक एक सेल तक कैसे पहुंचा, यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि एनर्जी तो पूरे शरीर को चाहिए, वो भोज्य पदार्थ तो पूरे शरीर को चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग श्वसन में वो प्रक्रियाएं सारी देखी थी, ठीक है। अब वही आता है कि सारे शरीर तक, सारे एक एक सेल तक शरीर के वो कैसे पहुंची, तो वो आपको किससे पहुंचेगी, बेसिकली हमारा क्या है, यही है संवहन। संवहन का मीनिंग यही होता है ना, संवहन या परिवहन जो तंत्र है आपका, वो कैसे होता है कि पूरे शरीर में क्या होता है, परिवहन मतलब आप जानते हो परिवहन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कि किसी एक चीज को दूसरी जगह पे पहुंचाना, ठीक है, सर्कुलेट करके पूरे शरीर में। तो यही होगा कि जो खाया हुआ भोज्य पदार्थ है उसको पूरे शरीर में कैसे पहुंचे, उसी को हम लोग संवहन तंत्र में देखने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी में इसी टॉपिक से है आपका संवहन, यानी जैव प्रक्रम में संवहन आपके इसी टॉपिक से है और उसी से रिलेटेड देखने वाले हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक हार्ट का इमेज दिख रहा होगा, ये देख सकते हो आप कि किस तरीके से हमारे शरीर में जो ब्लड है, ठीक है, यानी जो ब्लड में क्या है, आपके भोज्य पदार्थ है, जो खाया हुआ भोज्य पदार्थ है अवशोषित होकर उसमें आया है। अब उसको पूरे शरीर में जाने के लिए क्या है, ये हमारे पास एक मोटर पंप लगा हुआ है, जो कि क्या है, हार्ट, सब लोग जानते हो अपना, ठीक है। ये हृदय है। हृदय के बारे में क्या आता है कि यही क्या करेगा, पूरे शरीर में देखो आपकी रक्त का संचार करेगी, ठीक है, संचार करेगी। और साथ में किसका परिवहन करेगी, ऑक्सीजन भी तो चाहिए था ना। अब हर एक सेल को क्या चाहिए था, ऑक्सीजन। और जो आपके सेल में CO2 जो उत्पन्न हुआ था वो भी बाहर निकला था, तो किसके थ्रू निकला था, सारे आपके ब्लड में ही आपके सारे परिवहन हो रहे हैं उसके भी, ठीक है। तो परिवहन हो रहे हैं उसके भी, तो आप क्या करोगे, यानी कि हमको भोज्य पदार्थ के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सबके ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए, एक ऐसा परिवहन तंत्र चाहिए जो क्या कर सके, सारे जगह पे पहुंचा सके सबको सही समय पे, कि इसको लेके जाना है, किसको लाना है, ठीक है। तो उस समय क्या हो जाएगा, हमारा यही हार्ट है जो पंप करेगा और पूरे शरीर में हमारा संवहन का क्रिया को करेगा। तो ये संवहन में हम दोनों को देखेंगे, हमारे आपको जो भी प्लांट्स हैं उसमें भी देखेंगे और हमारे ह्यूमंस में भी देखेंगे। पहले ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। तो ये जैव प्रक्रम में संवहन समझ में आ गया, ठीक है। अभी तक जितना भी ये है तो बिल्कुल अच्छे से सब लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब ये संवहन तंत्र, ठीक है, संवहन तंत्र में क्या है, सो देखो, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति, जो मैंने अभी जस्ट बोला, ठीक है, आप लोगों को जो अभी मैंने बोला कि जो भोजन है, ऑक्सीजन है एवं क्या अन्य आवश्यक पदार्थ, यानी मान लीजिए कोई आवश्यक पदार्थ बहुत सारे हैं ना, आपके जरूरत रहती है, फिर आपको क्या होता है उस चीजों को एक्सक्रीट भी करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी तो क्या है, आपका करने वाला तंत्र क्या कहलाता है, संवहन तंत्र, ठीक है। तो जो भी, या फिर एक्सक्रीट ही करना होता है आपके, तो वो सब पदार्थ क्या होते हैं, आपको सबकी निरंतर आपूर्ति के लिए, यानी मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति के लिए क्या चाहिए हमको, एक जो जिसके थ्रू होता रहता है वो क्या कहलाता है, संवहन तंत्र कहलाता है, ठीक है। तब मानव में संवहन तंत्र में क्या क्या आपके आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली
मनुष्य में संवहन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। आपके मनुष्य में जो संवहन तंत्र है उसमें आपकी मेन बॉडी क्या क्या आती है, जैसे कि आपका रेलगाड़ी है, ठीक है, मान लें रेलवे सिस्टम हम लोग समझते हैं उसको, तो क्या बोलते हैं, है ना, कि वो किस तरीके से कार्य करता है। एक सिस्टम बॉडी है, यानी एक तो उस लोहे का बना हुआ है, जो भी आपके उसकी बनी हुई डब्बी रहती है, जो कि आपका क्या है, वो डब्बा, यानी कि ट्रेन का, रेलगाड़ी का वो डब्बा कहलाता है। फिर क्या, उस पर चलने के लिए एक पटरी का सिस्टम है, ठीक है, यानी रेलवे पटरी आपकी बिछी हुई है पूरी की पूरी, और हर एक जगह पे स्टेशन के इस तरीके से माध्यम है। तो ये सब चीजें उसकी हुई ना, आपकी कुछ कुछ क्या हुई, इक्विपमेंट, आपके पार्ट्स हुए कि किस तरीके से हमारी रेलवे सिस्टम काम करती है, यानी कि आप एक रेलगाड़ी को यहाँ से वहां तक चला सकते हो, ठीक है। तो उसी के लिए क्या है, हमारे शरीर में भी क्या है कि जो मानव का जो संवहन तंत्र है उसके कुछ मुख्य अवयव है, ठीक है। क्या है, मुख्य अवयव। तो मुख्य अवयव में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, सो देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, हृदय। बिना हृदय के तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आप मोटर पंप, ठीक है, पाइपलाइन बिछा लिया, पूरे शरीर में पाइपलाइन बिछा लिया, जैसे कि पूरे घर में ही क्या है, तो पाइपलाइन बिछा लिया, लेकिन क्या फायदा जब अगर आप उस में अच्छे तरीके से प्रेशर अप्लाई करके आप पानी बहा ही नहीं पाओ, घर में मोटर ही नहीं लगा पाओगे, तो क्या फैल पाएगा, क्या नहीं ना। तो उसके लिए आपको हृदय। फिर क्या है, आपकी रक्त नलिकाएं। क्या है ये, हमारी रक्त नलिकाएं, जिसमें क्या आती है, धमनी व शिराएं, धमनी व शिराएं, ठीक है। आप लोग ना, ये जितनी भी क्लास आपकी हो रही है, ठीक है, सब एनसीईआरटी से आपका छाटा हुआ नोट्स टाइप में है, ठीक है, उसी में मैंने निकाला है। और आपको इसमें ध्यान देना है, जो भी बता रहे हो उसको ध्यान से सुनना है, और आपको आपके एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, ठीक है। और साथ में मैंने आपके जो भी बुक्स हैं, यानी कि भारती भवन, ये सब सबसे पॉइंट्स डाले हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का चिंता का बात करने का जरूरत नहीं है, आप पूरा जो ये है, ठीक है, उससे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। और क्या है दूसरा, वाहन माध्यम, यानी जो एक तो हृदय पंप करने वाला मोटर हो गया। फिर क्या, आपकी पाइपलाइन बिछ गई, क्या है कि यहाँ रक्त नलिका है, पाइपलाइन भी बिछ गई। अब उसके अंदर कुछ बहेगा भी ना, आप जो पाइपलाइन क्यों बिछाओ, पानी का फ्लो होने के लिए। तो यहाँ पे हमारी रक्त धमनी या शिरा किसके लिए है, कुछ ना कुछ वाहन माध्यम होगा। तो वाहन माध्यम क्या, हमारा रक्त या लसिका, रक्त या लसिका। तो इस प्रकार से हमारे संवहन तंत्र में के ये तीन मुख्य हो गए। मनुष्यों के खास करके संवहन तंत्र में क्या हो जाएगा, हृदय हमारा, जिसके थ्रू आपको पंप करना है कि पूरे के पूरे जो आपका दूसरा पार्ट है कि रक्त नलिकाओं में जो ये वाहन माध्यम, यानी जो रक्त या लसिका है, उसके प्रॉपर तरीके से वहन हो सके, ठीक है, यानी पूरे में इक्वल टाइमिंग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके हृदय के द्वारा, यही आपका संवहन तंत्र में आते हैं, ये अवयव हो जाते हैं उसके। अब क्या होगा, अब आते हैं पहला, जो हृदय से पहले क्या आते हैं, रक्त के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि रक्त क्या है। रक्त के बारे में क्या है, सो समझो। आपका सबसे पहले रक्त में दो तरीके से होते हैं, एक ठोस अवयव, क्या है आपका, एक ठोस अवयव, एक क्या है हमारा द्रवीय अवयव, ठीक है। यानी आपका जो रक्त है ना, आप कहोगे रक्त तो हमारा पूरा द्रवीय भाग दिखता है ना, कि पूरा तरल लिक्विड ही होता है, उसमें से तो कुछ ठोस हमको नजर ही नहीं आता है। तो देखो द्रव क्या होता है कि पूरा का पूरा लिक्विड हो, पानी की तरह इस तरीके से चीजें हो, ठीक है, तो वो द्रव हो गया। अब आप खुद सोचो, आपने क्या बोलते हैं, पानी लिया है, एक गिलास पानी है, ठीक है, उसमें आप क्या कुछ ना कुछ घोल दो, थोड़ा सा कुछ भी आप घोल दो, जैसे चीनी ही घोल दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा पानी सॉलिड नजर आता है, आपका लिक्विड ही नजर आएगा ना। सेम वही है कि हमने हमारे जो आपका जो रक्त है वो मेनली कैसा द्रवी दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें क्या है, हमारे ठोस पदार्थ भी होते हैं। और ठोस पदार्थ क्या होती है, हमारी रुधिर कणिकाएं। क्या होती है, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं क्या आती है, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो सब लोग, ठीक है। रुधिर कणिकाएं हमारी आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल, या फिर डब्ल्यूबीसी, यानी कि हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं इस तरीके से होती है। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, या तो फिर रक्त प्लेटलेट्स, ये सब किसकी है आपकी, ठीक है। ये सब क्या हो गया हमारा आपके ये रुधिर कणिकाएं हो गए, यानी ये सब सेल्स हैं, ये सब क्या है, सेल्स है, कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाएं रहेंगी तो ये तो सॉलिड ही हुई ना। और बहुत आपको पता है ये कोशिकाएं क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, यानी बहुत ही सूक्ष्म होती है, इसलिए हमको हमारा जो रक्त है वो द्रवीय भाग में ही नजर आता है पूरा का पूरा। ये आपको ठोस दिखता नहीं है कि हाँ अब हम रक्त को पकड़े अब ऐसा कुछ ठोस हम ढूंढने निकले, तो ऐसा नहीं मालूम चलेगा, कि ये सब क्या है, बहुत ही आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये आपका दूसरा द्रवीय भाग है। द्रवीय भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा, है ना, हमेशा सुना हुआ होगा आप लोगों ने, प्लाज्मा होता है, रक्त प्लाज्मा। तो इसके बारे में क्या है, पीले रंग का तरल पदार्थ है ये, क्या है आपका प्लाज्मा,
पीले रंग का, पूरा पीला नहीं होता आपका, स्ट्रॉ कलर के टाइप में होता है, मतलब हल्का एक गाढ़ापन लिए हुए रहेगा आपको, वाटर कलर से थोड़ा गाढ़ा रहेगा, पीला, हल्का पीला कलर का आपका ये कलर होता है, तरल पदार्थ है ये, ठीक है, जिसमें क्या है आपके 90% क्या होता है, जल। ये याद रखिएगा कि कितना परसेंट आपके जल होते हैं आपके प्लाज्मा में, ठीक है, 90% क्या होता है, जल। अगर हम लोग पूरा समझे, जैसे कि ये रक्त है, ये आपका 100% रक्त में ये जो आपकी जो ठोस अवयव है ये कितना प्रतिशत है, जरा पेन से लिख देते हैं, ये कितना है आपका 45%, ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना होता है आपका ये 55%। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा कि ये 100% में आपका ये जो द्रव्य भाग यानी प्लाज्मा है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज में है, देख लो, है ना, 55% है हमारे पास, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 45% आपके जो रुधिर कनिकाएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो रक्त है वो दो भाग में बट गए, एक द्रव्य भाग एक ठोस भाग। ठोस भाग कितना 45% और आपका ये द्रव्य भाग कितना 55%। अब इस 55% को भी देखा जाए तो 90% क्या है हमारे पास, बोलो 90% है हमारे पास, ठीक है, आपका जल होता है। फिर क्या होता है, तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जैसे कि कौन कौन होते हैं हमारे पास, एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, अजैविक में, ये जैविक में आते हैं आपके, जैविक में क्या क्या आएंगे, एल्बुमिन और ग्लोब्युलिन, ये सब क्या होते हैं आपके प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये क्या है एल्बुमिन ग्लोब्युलिन प्रोटीन्स हैं, लिखा भी है प्रोटीन्स होते हैं। और अजैविक में क्या होते हैं, खनिज तत्व आते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट हो गए, ये सब आपके आते हैं, इस तरीके सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, इस तरीके से आपके, इस तरीके से आपके ये क्या है खनिज तत्व है ना, आपके खनिज तत्व है जो अजैविक में आते हैं। जैविक में एल्बुमिन ग्लोब्युलिन, एक और होता है जिसके बारे में आपको यहाँ पे छूट गया है, वो क्या है आपका, क्या होगा हमारा उसमें, फाइब्रिनोजेन, क्या होगा, ठीक है। तो ये फाइब्रिनोजेन के बारे में क्या है सो समझिए, ये तीसरा, इसी में एक और आता है फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन क्या होता है, आपको रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, मदद करता है। अब अगर आप इतने में समझ गए होगा, ठीक है, प्लाज्मा को क्या करते हैं इस तरीके से। अब क्या है इस प्लाज्मा के बारे में सोचिएगा, आपका क्या है फाइब्रिनोजन, क्या है, ये तीनों को समझ गए, एल्बुमिन ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजन आपके क्या है प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है। 90% क्या हो गया हमारे जल होते हैं किसमें, आपके प्लाज्मा में, ठीक है। और इसमें क्या होगा आपका फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोब्युलिन क्या हो गया हमारा प्रोटीन हो, वो 10% में, 90% में है, 10% में हमारे ये प्रोटीन्स हो गए, आपके खनिज तत्व हो गए, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इस ठोस अवयव पे आते हैं, ठीक है। ठोस अवयव में क्या क्या है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। तो ये तीनों के बारे में क्या बोला गया है आपका, लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं आपकी आरबीसी, ये क्या है आरबीसी है ना, सब आप लोग ये 9th में पढ़ लिए हो, ठीक है। ये क्या है श्वेत डब्ल्यूबीसी, ये क्या है रक्त प्लेटलेट्स, हमारा यहाँ पे आपकी प्लेटलेट्स समझ ही रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आपका जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसमें क्या है O2 CO2 ये सब का क्या करेगा, वहन करेगा, ठीक है। आपको मालूम है कि हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है कि आपकी जो संवहन यानी कि जो आपके शरीर में जो O2 CO2 ये सब को पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा रक्त करता है। रक्त कैसे कर पाता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है हीमोग्लोबिन, देखो क्या है इसके पास हीमोग्लोबिन, इसी के कारण तो हमारा रक्त कैसा दिखता है, लाल, है ना। तो ये लाल दिख रहा है, ठीक है, रक्त को लाल रंग देता है, यहाँ पे लिखा है हीमोग्लोबिन जो है वो क्या कर देता है, रक्त को लाल रंग देता है। और यही हीमोग्लोबिन O2 एंड CO2 का क्या करता है, वहन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य हो गया, ऑक्सीजन और आपके CO2 का वहन करना, किसके थ्रू,
हीमोग्लोबिन में बाइंड होके करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिका है, ठीक है। जब हम लोग श्वसन देख रहे थे तो वहां पे देखे हुए कि किस तरीके से हीमोग्लोबिन है जो CO2 O2 का वहन करता है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं में क्या हो जाएगा, शरीर को रोग मुक्त करने में क्या होता है, सहायक होता है। रोग मुक्त यानी कि क्या, हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। इम्यूनिटी बोल सकते हो इसको। इम्यूनिटी बोलो या क्या बोलेंगे हम इसको, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके द्वारा प्रोवाइड होता है हमारे पास, श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा, श्वेत रक्त कणिकाओं। तो याद रखिएगा लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है, O2 CO2 का वहन करना, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या है, हमको आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करना। आप जो होता है ना कि हम लोग बच जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि हम लोग हमेशा बीमार रहते हैं। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे पास क्या है, WBC के बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जो हमको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में बचाते हैं, ठीक है, लड़के। अब क्या है इसका अगला भाग, रक्त प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स के बारे में भी सब लोग पहले से सुने हुए, ठीक है। यहाँ पे बस एक समरी दे दिया गया है। रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है, सहायक। अब यहाँ पे बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने फाइब्रिनोजेन को बताया था। तो बेसिकली फाइब्रिनोजेन यानी कि आपके द्रव्य भाग प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन और क्या है हमारा ये रक्त प्लेटलेट्स, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये दोनों के कार्य, रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजेन और आपकी प्लेटलेट्स दोनों में क्या होती है, आपकी दोनों हेल्प करती है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन किसका पार्ट है, ये एक प्रोटीन है यानी आपकी प्लाज्मा का, और रक्त प्लेटलेट्स क्या है, आपकी रुधिर कणिकाएं हैं, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, सेल्स है, कोशिकाएं हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये रक्त में पूरा का पूरा सब कुछ एक चार्ट में मिल गया, देख सकते हो। अगर कभी एक बार में रिवीजन करना हो ना तो इसको देख लो, इजीली से बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा रक्त के बारे में आप लोग इसको इजिली समझ सकते हो, ठीक है। तो रक्त में क्या हुआ हमारा 45% क्या है, रुधिर कणिकाएं हैं, और द्रव्य भाग हमारा क्या है, यानी आपका जो जलीय वो कितना है, प्लाज्मा, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, यानी कि 55% है, ग्रेटर देन 55% होता है। फिर क्या हो गया हमारा, रुधिर कणिकाओं में कौन कौन से आते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट। लाल रक्त कणिकाएं के क्या कार्य है हमारे पास, ये कि वो आपके हीमोग्लोबिन उसमें पाया जाता है, और उस हीमोग्लोबिन से के कारण ही हमारी रक्त लाल दिखती है, और इसी के रीजन से क्या है, हीमोग्लोबिन से ही आपके ऑक्सीजन या CO2 बाइंड करके जाता है अलग अलग टाइमिंग पे, ठीक है। ये काम हो गया उसका। फिर क्या हो गया, श्वेत रक्त कणिकाओं में आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करेगी, और प्लेटलेट्स और इधर से फाइब्रिनोजेन दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करती है, हमको रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे इस पूरे के पूरे आपके रक्त के कार्य हो गए। अब क्या हमारे पास, लसिका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लसिका से पहले एक चीज और है यहाँ पे, ये जो फाइब्रिनोजेन के बारे में पढ़ा ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एक और वर्ड आता है सीरम। ये सीरम क्या होता है, सीरम के बारे में क्या होता है, रक्त में से आपको क्या घटाना है, पूरा का पूरा, बेसिकली प्लाज्मा में से। आप प्लाज्मा कर दो तो ज्यादा बेटर है। प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन क्या कहलाता है हमारा, सीरम कहलाता है। आपका जो ये रक्त प्लाज्मा है, ठीक है, ये क्या है, रक्त प्लाज्मा है, इसमें से आप सिर्फ और सिर्फ फाइब्रिनोजेन को क्या कर दो, हटा दो। फाइब्रिनोजेन को क्या कर दो, हटा दो। हटाने से क्या हो जाएगा, बेसिकली ये जो आपका तरल पदार्थ बच रहा था, ठीक है, जो जो आपका स्ट्रॉ कलर के टाइप में दिख रहा है, वो अब क्या कहलाने लगेगा, सीरम। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। सीरम क्या है आपका, रक्त आपका बेसिकली प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में से आप किसको घटाना है, हमको
फाइब्रिनोजेन के, अगर फाइब्रिनोजेन हटा देते हो तो क्या कहलाएगा, ये आपका सीरम कहलाएगा। ठीक है, तो सीरम याद रखिएगा कि क्या कहलाता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग लसिका पे, क्योंकि तीन चीजें थी ना रक्त में। ठीक है, आपको या तो रक्त वाहन, आपके पूरे शरीर में सबसे ज्यादा तो क्या, रक्त का वहन होता है। ठीक है, अब रक्त का वहन होता है, उसके साथ साथ क्या है हमारे पास कि ये एक लसिका भी होती है। अब लसिका क्या चीज है, लसिका वो आपका है, देखो इधर, ये आपका एक तरल उत्तक है। क्या है, ये एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही क्या होता है, जो कैसा होता है, रुधिर प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा पढ़ा ना ये अभी, ठीक है, ये जो हमारा प्लाज्मा पढ़े हुए क्या होता है हमारा, ये एक तरीके से उसी के जैसा आपका लसिका भी होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, आपका तरल उत्तक है। एक चीज और, आपका जो रक्त है वो उसको क्या बोलते हैं, वो भी आप लोग 11th में, आपके 9th में सॉरी पढ़े हुए। ठीक है, 9th में पढ़े हुए, क्या पढ़े हुए, ये हमारा रक्त क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं इसको, तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं। यानी ये भी आपका एक संयोजी उत्तक होता है, उसमें भी कौन सा पार्ट है इसका, तरल संयोजी उत्तक है। तो इसको भी याद रखिएगा, रक्त आपका क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, तो लसिका क्या है हमारे पास, ये भी एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही नजर आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। यानी जितने आपके प्लाज्मा में प्रोटीन है कि एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, ठीक है, उतने नहीं होते इसमें। और इसका काम क्या है, लसिका वहन में क्या होता है, सहायक होता है। ये भी आपका वहन करता है। वहन किसका करता है, भोज्य पदार्थ का, बहुत ही अल्प मात्रा में, सारे का, भोज्य पदार्थ का। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, इसके पास भी WBC होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, रोग मुक्त बनाने में क्या होती है, सहायक होती है, रोग मुक्त में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो लसिका हमारे पास क्या हुआ, ये भी एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें क्या है, आपका रुधिर प्लाज्मा की तरह होता है। यानी इसमें RBC नहीं रहेगा, WBC आपके बहुत ही कम होते हैं। RBC नहीं होने के कारण ही आपका क्या होता है, ये लसिका व्हाइट नजर आता है। ठीक है, आपके लसिका हो गया ये। और ये क्या हो गया इसके बाद कि इसमें क्या क्या होती है, आपकी भोज्य पदार्थ का ये भी वहन करता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, WBC है, जिसके कारण ये रोग मुक्त, यानी ये सबसे ज्यादा तो इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करता है। WBC होने के कारण ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद सीरम मैंने बता दिया है कि क्या होता है, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। ये देख सकते हो, ये एक मैंने इमेज लगाया है जिसमें क्या है, एक साइड से आपकी शुद्ध रक्त बह रही है, एक तरफ से क्या है आपकी अशुद्ध रक्त, वही यानी आपकी डिऑक्सीजनेटेड, साथ में ही आपकी ये देखो लिम्फ, ये लो कलर में चल रहे हैं ना आपके। ठीक है, ये आपकी किसके लिए है, ये लिम्फ के लिए है। ठीक है, तो ये लिम्फ आपके, यानी कि लसिका का ही नाम क्या होता है इंग्लिश में, लिम्फ। क्या होता है उसका, लिम्फ, यही आपका लिम्फ। ये आपको बस मैंने समझाने के लिए दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपकी जो रक्त है, ठीक है, उसके साथ आपका इसका भी वानिक भी एक सिस्टम है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है इसको, आपकी लसिका तंत्र, जिसमें क्या है देखो, सिस्टमेटिक क्या है आपका, लिम्फेटिक्स। यानी यहाँ पे ये आपकी क्या है, आपकी धमनी हो गई, सीरा हो गई, और इसके साथ ये क्या हो गई, लसिका हो गई, जो उसी के बीच से पदार्थ में निकलता है। इसका अगर बनना देखो, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कैसे होता है आपका, ये जो तरल पदार्थ है, उत्तकों के बीच का जो स्पेस होता है ना, ये देखो उत्तक है, उत्तकों के बीच में क्या होता है, बहुत सारे आपके द्रव्य पाए जाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स पाए जाते हैं, यही आपका निकल निकल के, ठीक है, ये आपके लसिका में परिवहन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लसिका का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। ये सब आपको पहले ही पढ़ने थे 9th क्लास में। ठीक है, तो ये आपका एक रिवीजन चल रहा था। अब हम लोग का क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम को मैंने पूरा दिखाया, वो तो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे दोनों पैरेलली चलती है। अब यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि आपके पूरे शरीर में किस तरीके से ये लिम्फेटिक सिस्टम फैला हुआ है। ठीक है, देख लो सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपका, ये देखो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, आपके पूरे शरीर में देख सकते हो आप, आपका लिम्फ यानी कि लसिका तंत्र आपका फैला हुआ है। जिस तरीके से हमारे शरीर में आपकी पूरी की पूरी आपकी जो धमनी या सीरा है वो फैली होती है, उसी तरीके से ये लसिका तंत्र भी है। ठीक है, तो लसिका तंत्र यहाँ पे समझ में आ गया किस तरीके से हमारे पूरे के पूरे शरीर में ये भी फैला हुआ है। ठीक है, लिम्फ नोड्स ये सब आपके अलग अलग टाइप है, वो आपको
हायर क्लासेस में पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आपका अब आते हैं हृदय पे, यानी कि अभी तक, ठीक है, अभी तक हम लोग लगभग सारा क्या, पूरा रक्त देख लिया, रक्त लसिका देख लिया। अब उसके बाद रक्त का ही वहन करेगा कौन, आपकी हृदय करेगी, ठीक है। तो दूसरा पार्ट हमारा, यानी सबसे पहला तो मेन यही था, हृदय था। उससे पहले हम लोगों ने रक्त देख लिया। रक्त के बाद अब क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, ये क्या है हमारा मनुष्य का हृदय। अब हृदय है तो क्या है, हृदय के बारे में क्या होता है, ये थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, यानी कि कहाँ, वक्ष गुहा में। कहाँ होता है ये, वक्ष, ये वक्ष गुहा में पाया जाता है, जिसी का नाम है थोरेसिक कैविटी, यानी ये जो चेस्ट रीजन है ना, ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, वक्ष गुहा कहलाता है। इसके क्या होता है, मध्य में होता है, पसलियों के नीचे, पसलियों यानी कि पता है ना आपको, रिब्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पसलियां बोलती है, वो पसलियों के क्या है, अंदर होता है, ठीक है। तथा दोनों फेफड़ों के बीच में, तथा दोनों फेफड़ों के क्या होता है, बीच में स्थित होता है। यह हृदय पेशियों का बना होता है। कौन सी पेशी का बना होता है ये, हृदय पेशी का, यानी कि कार्डियक मसल। किसका, ये कार्डियक मसल होगा यहाँ पे, ठीक है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। अब क्या बोला यहाँ पे, सो समझो क्या बोला, ये यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट इमेज याद है, देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये दोनों आपकी क्या है, ये देखो इसको, इसी को बोल रहे हैं वक्ष गुहा, जिसके क्या है बीच में प्रेजेंट है। इसके अगल बगल में क्या है, आपकी लंग्स है, यानी कि फेफड़े, दोनों फेफड़े के बीच में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को ये देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा लंग्स होता है, इसी के बीच में हमारा क्या है, ये मैंने बहुत ही छोटा सा स्पेस बनाया, लेकिन इसी के बीच में क्या है, हमारा हृदय मौजूद होता है। और इसके ऊपर क्या है, ये हमारी पसलियां हैं, इस तरीके से क्या होती है, पसलियां हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसी होती है ना पसलियां ऊपर की। ये क्या हुआ, पसलियों के नीचे हुआ ना, पसलियों के क्या हुआ, नीचे पाया जा रहा है ये, ठीक है, और दोनों लंग्स के बीच में। तो ये दिख रहा है, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा हृदय है, ठीक है, क्या है, हृदय, जो दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है, मध्य में, और ऊपर से क्या है, पसलियों से घिरा हुआ रहता है। और ये पूरा का पूरा कौन सा रीजन कहलाता है, वक्ष गुहा कहलाता है, ठीक है। तो इसका लोकेशन समझ में आ गया। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। कौन सा है आपका, केंद्रीय पंप है। मैंने बोला ना, बार बार हम बोल रहे हैं आपको कि ये पंप की तरह कार्य करता है, यानी आपको पंप की तरह पूरे शरीर में इसको, जैसे आपके घर में पंप होता है ना, मोटर वाला पंप, ठीक है, यानी उसको आप ऑन करते हो तो मोटर क्या करता है, पूरे शरीर मतलब पूरे घर में आपका पानी प्रोवाइड करते हैं, यानी बेसिकली नीचे से आपको पूरे वो आपके टंकी में पानी पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे शरीर में है कि ऐसे ही तो नहीं है ना कि आपके नीचे से पूरा ब्लड भी ऊपर आ जाएगा, या तो फिर पूरा का पूरा शरीर में बराबर मात्रा में ब्लड का संचार हो। इसके लिए एक सिस्टम होनी चाहिए, पंप होनी चाहिए। तो यही पंप हमारा क्या है, हृदय होता है, जो कि क्या करता है आपकी, ठीक है, सारे जगह पे रक्त का संचार करती है। तो सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन हो गया, ठीक है, केंद्रीय पंप है, जो कि क्या होता है आपका, रक्त पर दबाव बनाकर, रक्त पर दबाव बनाकर उसका क्या करता है, परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। जो मैंने अभी जस्ट बोला वही हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हृदय क्या है आपका, हृदय का लोकेशन क्या होता है, ये आपकी वक्ष गुहा के बीच में होती है, पसलियों के नीचे, और दोनों लंग्स के यानी दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होती है। और ये सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, यानी ये पूरे के पूरे शरीर में रक्त का संचार बराबर मात्रा में करती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे समझिए, यहीं पे मेन आपका इसका पार्ट है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है सो कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से पार्ट्स होते हैं, वो मैंने बताया है। इसके पास तो सबसे पहले क्या है, ठीक है, ये हमारी क्या है, हृदय की संरचना बनी हुई है, ठीक है। हृदय की संरचना बनी हुई जिसमें क्या है हमारा, सबसे पहले अगर इसको समझते हैं तो
ठीक है। मनुष्य बेसिकली आपके जितने भी जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स कहने का क्या अर्थ है, जो आपके स्तनधारी जीव होते हैं, ठीक है, स्तनधारी जीव में आपके सारे में क्या पाई जाती है, आपकी 4 विस्मों वाली क्या पाई जाती है, हृदय पाई जाती है। एक हृदय में कितने विस्म होते हैं, मानव हृदय में कितने विस्म है, 4 विस्म होते हैं, ठीक है, 4 विस्म है। कौन कौन से विस्म होते हैं आपके, सबसे पहले तो 2 मेन पार्ट होता है, ठीक है, आपका क्या है, एक क्या होता है अलिंद, एक क्या है नीलय, ठीक है। अभी अलिंद के भी 2 भाग, क्या, दाया एवं बायां, ठीक है, इसके भी 2 भाग हो जाते हैं आपके, दाया नीलय और बायां नीलय। तो इस प्रकार से मैंने ये बेसिक बता दिया है कि आपके मानव हृदय जो है, स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं उसमें क्या होता है, आपके पहले तो अलिंद और नीलय होते हैं, उसके भी दाया भाग बायां भाग, इसका भी दाया एवं बायां भाग, यानी दाया नीलय बायां नीलय, दाया लिंद बायां लिंद, इस तरीके से आपका पटा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो दाया लिंद कहाँ पे है, इस तरीके से हमारा, ठीक है, ये इस तरीके से क्या है, दाया अलिंद हो गया। ये क्या है हमारा, वाम अलिंद है, ठीक है, यानी कि बाया। ये हुआ, नीचे क्या है, नीचे वाला पार्ट हमारा नीलय है, नीलय, ये नीचे वाला पार्ट क्या है हमारा नीलय। तो इस तरीके से 4 वेस में समझ में आ गया। अब इसके पार्ट्स में और क्या क्या है हमारे पास, सो देखिएगा, इसके पास होती है ये कपाट, क्या होती है, इस तरीके से ये कपाट होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिवलन कपाट, क्या बोला जाता है, त्रिवलन कपाट, ठीक है। अगर इसका एक अलग से इमेज हम लोग समझे आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है, सो क्या है यहाँ पे देखो, ठीक है, इस तरीके से होता है, यही वही है, ठीक है, अगर आपको समझना है तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से हृदय होता है, ठीक है। ये हृदय में क्या है, ये मैंने इसका नाम आप सबको पता हो गया, ठीक है, ये क्या है दाया अलिंद और ये क्या है बाया अलिंद, ठीक है, अलिंद, ये क्या है दाया एवं बाया नीलय, ये सब क्या है नीलय। तो ये इस तरीके से बना सकते हो। ये बीच में इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोला जाता है, ये क्या है आपकी सेप्टम होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सो समझिएगा इसको, यहाँ पे ये गेट पाया जाता है, इस तरीके से क्या होता है, इसका एक कपाट होता है, क्योंकि ये आपको मालूम है यहाँ से रक्त आएगी, इसके पास क्या आएगी, रक्त आएगी, जो इसके बाद यहाँ आएगी, यानी कि अलिंद में आया हुआ रक्त कहाँ जाएगा, नीलय के पास आएगा। बायां अलिंद में भी रक्त आता है, जो कहाँ आता है, बायां नीलय में जाता है, ठीक है। तो दायां अलिंद से रक्त दायां नीलय में, बायां अलिंद से रक्त बायां नीलय में आता है। तो इसके लिए बीच में यहाँ पे एक गेट है, ये गेट का नाम क्या है, यहाँ पे ये त्रिवलन कपाट होती है, कितनी होती है, त्रिवलन कपाट होती है, ठीक है, इस तरीके से आपकी ये होती है, ठीक है, ये यहाँ से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, ये त्रिवलन का पार्ट यहाँ से जुड़ी हुई है। इधर कितनी होती है, 2, यहाँ पे कितनी होती है, 2, 2 वलन का पार्ट होती है। तो इस तरीके से ये कपाट मतलब कि क्या है, आप इसको जैसे कि हम लोग के यहाँ गेट जो होता है वो कितने 2 कपाट वाले होते हैं। अगर मान लीजिए पहले, अब तो एक ही कपाट के आपको देखने को मिलता है, इस तरीके से खुलता है, इस तरीके से बंद होता है। पहले क्या होते थे, 2 वाले होते थे, ठीक है, इस तरीके से खुलते थे बीच से। लेकिन इनके पास कितना है, 2 भी है और 3 भी है, द्विदलीय कपाट। यहाँ पे देखो आपके बायां अलिंद और बायां नीलय के बीच में जो कपाट है उसका नाम क्या है, द्विदलीय कपाट। क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम है, द्विदलीय कपाट। देखो यहाँ पे लिखा है ना, उधर है द्विदलीय कपाट, ये नाम है द्विदलीय कपाट। ये क्या है आपका त्रिवलन कपाट, यहाँ पे जो है त्रिदलीय बोल सकते हो
या त्रिवलन भी बोल सकते हो, सेम ही है सब, त्रिवलन कपाट। तो ये याद रखिएगा, त्रिवलन कपाट किसके बीच में पाया जाता है, आपका दाया अलिंद एवं दाया निलय के बीच में, और द्विदलीय बाया अलिंद एवं बाया निलय के बीच में। तो ये दोनों समझ में आ गया। ये गेट खुलने और बंद होने के लिए आता है। जब ऊपर वाला, ठीक है, जब ऊपर वाले दोनों अलिंद में ब्लड भर रही होती है, रक्त भरती है, तो नीचे के दोनों गेट क्या होते हैं, बंद होते हैं। क्योंकि भरने के लिए क्या चाहिए आपको, नीचे जो गेट है यानी ये जो निलय में ना जाए वो बंद होना चाहिए ना। अगर बंद नहीं होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ, इस तरीके से डायरेक्ट अलिंद से निलय में आ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, पहले ये गेट बंद रहता है, फिर जब यहाँ आना होता है तब वो गेट क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। यानी ये जो त्रिवलन का पार्ट या द्विदलीय का पार्ट क्या है आपकी, वही गेट एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये दोनों समझ में आ गया, देखो उसी तरीके से है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइबर किस तरह बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 वाले हैं, यहाँ पे 3 नहीं दिख रहे हैं इस वाले में, क्योंकि आपके बेसिकली ये आपके जो है 2D 3D में है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, सो समझना मेन पार्ट, यहाँ पे आपकी नीचे से, ठीक है, पूरे के पूरे शरीर से ये एक क्या है आ रही है, सिराएं आ रही है, क्या आ रही है, सिराएं। ऊपर से भी एक आ रही है, ये इस तरीके से देखो, एक यहाँ एक यहाँ, ये 2 ओपनिंग है, ठीक है। ये देख सकते हो निम्न महाशिरा, और ये क्या है, ऊर्ध्व महाशिरा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, महाशिराएं हैं। क्या है ये, महाशिरा है। ये महाशिरा क्या, अशुद्ध रक्त का वहन करती है, क्या किसका वहन करती है, अशुद्ध रक्त का वहन करती है, ठीक है। इस तरीके से ये है, ये अशुद्ध रक्त का वहन करेगी। अशुद्ध रक्त का वहन करती है, ठीक है। यही अशुद्ध रक्त वह कहाँ आ गया, यहाँ अलिंद में। अब अलिंद से कहाँ जाता है, ये नीलय में। अलिंद से कहाँ जाएगा, ये नीलय में। कहाँ जाएगा, नीलय में। ये नीलय में आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको पता है ये नीलय में है, ये रक्त है, ठीक है। यहाँ रक्त क्या हो रहा है, अशुद्ध रक्त यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब ये क्या है, यहाँ पे एक और संरचना होती है, ठीक है। ये तो आ गया यहाँ पे। अब देखो एक और संरचना है, ये इस तरीके से एक ओपनिंग मैंने यहाँ से ओपनिंग की है। ये देखना है ओपनिंग कहाँ पे है हमारा, यहाँ कहाँ पे है, आपकी नीलय में है। ये नीलय में है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये यही आपका कहाँ पे है, नीलय में दिख रहा है। ये मैंने जब मार्क किया, ये देखो यही आपका मैंने यहाँ पे बनाया है। ये क्या है हमारा, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये क्या है, फुफ्फुस धमनी। क्या है ये, हमारी फुफ्फुस धमनी है, ठीक है। ये फुफ्फुस धमनी है, नजर नहीं आएगा लिखेंगे तो। फुफ्फुस धमनी है, ठीक है, फुफ्फुस धमनी। अब बोलिएगा धमनी क्या होता है, धमनी तो रक्त, शुद्ध रक्त का वहन करता है, ज्यादातर यही पढ़ा होगा, अभी आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फुफ्फुस धमनी क्या हो रहा है, ये तो अशुद्ध रक्त का वहन करेगा ना, क्योंकि यही अशुद्ध रक्त यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा आपका। ये जब ये ऐसे सिकुड़ा हो गया तो ये क्या आ जाएगा, अशुद्ध रक्त यहाँ फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहाँ जाएगा, ये लंग्स की ओर। कहाँ जाएगा, लंग्स यानी कि फेफड़ा में जाएगा। इस तरीके से ये कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, आपका एक्सेप्शन हो जाता है। क्या होता है, इसको एक्सेप्शन बोला जाता है कि पूरे शरीर में जो धमनी है वो शुद्ध रक्त का वहन करती है, लेकिन आपका यह फुफ्फुस धमनी है जो अपवाद है, जो अशुद्ध रक्त का वहन करती है। किसके बीच में, हमारे हृदय, उसमें भी कहाँ पे, आपके दाया नीले से कहाँ ले जाती है, आपकी फेफड़ा में ले जाती है। कहाँ लेके जाएगी, फेफड़े में ले जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया फुफ्फुस धमनी का कार्य, ठीक है। ये फुफ्फुस में भी आपके क्या है,
फुफ्फुस कपाट लगे होते हैं, यानी इसमें भी क्या होती है, ऐसे गेट होती है इस तरीके से। अर्धचंद्रिकाकार क्या होते हैं, गेट। ये दिख रहा होगा आपको, देखो ये इस तरीके से गेट नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये आपका अर्धचंद्रिकाकार क्या है, गेट है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब ये तो इधर की कहानी रही पूरी की पूरी दाएं की साइड से, ठीक है। अब बायां, ठीक है। अब इधर देखो बाएं में क्या है, यहाँ पे भी आपकी ये क्या होती है, ओपन होती है एक संरचना, ठीक है, जो इस तरीके से ये पूरे शरीर में इसको लेके जाती है। इसको क्या बोला जाता है आपको, ये भी आपका क्या है, महाधमनी। इसका नाम क्या है, महाधमनी। ये क्या है, महाधमनी। ये पूरे के पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का वहन करती है। किसका वहन करती है, शुद्ध रक्त का। शुद्ध रक्त पूरे के पूरे कहाँ जाएगी, शरीर में, ठीक है। पूरे के पूरे शरीर में ये वहन होती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका, ठीक है। महाधमनी के भी कपाट होते हैं इस तरीके से, महाधमनी के भी कपाट होते हैं जिस तरीके से आपकी फुफ्फुस धमनी में थी, ठीक है। अब क्या है, ये तो यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे शुद्ध रक्त है। तो ये शुद्ध रक्त आया कहाँ से, आपको पता है। ये जो अशुद्ध रक्त गया था फेफड़ा में, कहाँ गया था, फेफड़ा में जो अशुद्ध रक्त गया था, अब वो कहाँ आएगा, ठीक है। वहां से आपकी बेसिकली फेफड़ा से शुद्ध करके आएगा, यानी कि CO2 को कहेगा तुम ले लो भाई, ठीक है, अपना, और हमको ऑक्सीजन दे दो। तो वहां पे क्या होगा, ये शुद्ध हो जाएगा ना। हमने श्वसन में ये प्रक्रिया देख चुकी है, ठीक है। जैसे देखो ये क्या है, हमारा एल्वियोलाई है, यहाँ पे क्या गया है, ये हमारा फुफ्फुस धमनी गया है, ठीक है। ये देख सकते हो क्या है, हमारा फुफ्फुस धमनी, ठीक है। फुफ्फुस धमनी में क्या है हमारा, CO2। ये क्या है, CO2 है जो उसको दे देगा, और यहाँ से क्या ले लेगा, O2। क्या ले लेगा, O2, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये शुद्ध हो गया ना। जो भी अशुद्ध रक्त में मतलब क्या होता है, अशुद्ध मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है और CO2 की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो CO2 जब आप ये जो लंग्स से, ठीक है, यानी आपके हार्ट से जो अशुद्ध रक्त फेफड़ा में गया है फुफ्फुस धमनी के थ्रू, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, और ये वापस से ये घूम के, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे आता है। किसके माध्यम से, फुफ्फुस सिराओं के माध्यम से। ये देख सकते हो ये फुफ्फुस सिराएं है जो कहाँ पे आ रही है आपकी, यहाँ पे देख सकते हो इसकी गेट, ये आपकी यहाँ पे ये गेट ओपन हो रही है। तो ये फुफ्फुस सिरा कहाँ आया है, देख सकते हो वाम अलिंद में। कहाँ आया, यानी बायां अलिंद में। ये आपके बाएं अलिंद में आपकी क्या आती है, फुफ्फुस सिरा। अब फिर यहाँ पे सेम आता है कि सिराएं क्या होती है, आप पूरा पढ़ोगे तो सिराओं का डिफिनीशन है कि सिराएं आपके शरीर में पूरी की पूरी शुद्ध रक्त का वहन करती है, लेकिन यहाँ मतलब अशुद्ध, सॉरी, ठीक है। सिराएं क्या होती है, अशुद्ध रक्त का वहन करती है, लेकिन यहाँ पे फुफ्फुस सिरा जो है वो क्या कर रहा है, शुद्ध रक्त का वहन कर रहा है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये भी अपवाद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो फुफ्फुस वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, इससे आपको याद रह जाएगा कि फुफ्फुस लगा हुआ है, यानी कि वो जो नॉर्मल सिरा का कार्य है कि वो अशुद्ध रक्त का वहन करती है, लेकिन फुफ्फुस वर्ड लगा हुआ है तो किसका वहन करेगी, शुद्ध रक्त का वहन करेगी। कहाँ से, फेफड़ा से आपके वाम अलिंद के बीच में। कहाँ से, फेफड़ा से वाम अलिंद के बीच में। तो यहाँ पे शुद्ध रक्त आ गया। शुद्ध रक्त आपके फिर कहाँ गया, आपके वाम अलिंद से वाम निलय में। अब वाम निलय से कहाँ चला जाएगा, ये महाधमनी से होते हुए पूरे के पूरे शरीर में आपको ये वहन कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका हृदय की एक संरचना है। कार्य किस तरीके से करती है मैंने वो भी समझा दिया, और साथ साथ में आपके क्या हो गया, स्ट्रक्चर भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारा समझ में आ गया। क्या होता है हमारे पास कि आपका ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट के बाहर क्या होता है, हृदय आवरण होता है। क्या होता है, हृदय आवरण। तो आपका लगा सब आपके जो हार्ट है, ये आपको इस तरीके से काट करके दिखाया गया सो है। उसमें क्या है, उसके हृदय के 4 भाग होते हैं, ठीक है। आपके 4 भाग में मेन क्या, अलिंद और निलय कहलाता है। अलिंद के 2 भाग, बायां दायां अलिंद, ठीक है। निलय के भी बायां एवं दायां निलय। अब इस प्रकार से निलय यानी वेस्ट में तो बढ़ गए। उसके बाद क्या है आपके कि आपके पूरे शरीर से जो महाशिरा है वो अशुद्ध रक्त लेके आएगी। कहाँ पे लेके आएगी, आपकी दायां अलिंद में लेके आएगी। कहाँ पे लेके आएगी, दायां अलिंद में, ठीक है। ये क्या है, हमारा दायां अलिंद है, वहां पे लेके आएगी। वहां से क्या होगा, रक्त हमारे दायां नीलय में जाएगा। दायां नीलय में जाने के लिए आपके बीच में क्या है, आपका गेट लगा हुआ है, यानी कि कपाट लगे हुए। वहां पे कितने कपाट लगे हुए हैं, आपकी त्रिदलीय कपाट लगी हुई है या त्रिवलन कपाट लगी हुई है, ठीक है। तो जैसे ही उसमें जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपके दायां नीलय में आ गया है। अब ये दायां नीलय से कहाँ जाएगी, अशुद्ध रक्त आई है ना, तो इसको शुद्ध होना है, तो शुद्ध होना है तो कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स ये आपके लंग्स यानी फेफड़ा के पास जाएगा। और वहां पे क्या होगा, ये अशुद्ध रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है उसको ये
लंग्स को दे देगा और लंग्स से किसको ले लेगा, ऑक्सीजन को वापस ले लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन को ले लिया, अब ऑक्सीजन के लेने के बाद तो वो शुद्ध हो गया है, तो शुद्ध होकर कहाँ आएगा आपका, और जो अशुद्ध रक्त जो गया था वो किसके थ्रू गया था, आपकी फुफ्फुस धमनी के थ्रू। किसके थ्रू गई थी, फुफ्फुस धमनी के थ्रू गई थी। फुफ्फुस धमनी क्या है आपका, वो तो बेसिकली धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त का वहन करती है ना, लेकिन यहाँ पे किसका वहन कर रही है, अशुद्ध रक्त का वहन कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। उसके बाद क्या है हमारा फुफ्फुस धमनी, उसके बाद क्या है, वहां से आपका शुद्ध होके लंग्स यानी कि फेफड़ा से शुद्ध होके किसके थ्रू आया है, फुफ्फुस सिराओं के थ्रू। किसके थ्रू, फुफ्फुस सिराओं के थ्रू। और ये फुफ्फुस सिरा के थ्रू आएगा कहाँ, वाम अलिंद में। कहाँ आएगा, वाम अलिंद में। यानी इसको आपको पता होनी चाहिए कि फुफ्फुस सिरा की ओपनिंग कहाँ है, आपकी महाधमनी या आपकी फुफ्फुस धमनी की ओपनिंग कहाँ पे है, ये सब याद रखना कि ठीक है कहाँ पे है, क्योंकि सारे से क्वेश्चन पूछी जाती है। इसके बाद क्या है, ये जो वाम अलिंद में आया है, वाम अलिंद से कहाँ जाएगा, वाम नीलय में जाएगा। वाम अलिंद से वाम नीलय के बीच में कितने दल की कपाट लगी हुई है, द्विदलीय कपाट लगी हुई है। ठीक है, तो द्विदलीय कपाट है, तो इस तरीके से आ गया। अभी आने के बाद क्या है, ये यहाँ से कहाँ पे जाएगी, महाधमनी में जाएगी। शुद्ध रक्त कहाँ जाएगी, महाधमनी में जाएगी। इनके बीच में भी क्या होता है, ऐसे कपाट लगे होते हैं, इनके बीच में इस तरीके से खुलते हैं कपाट। ठीक है, जो आपके दाया नीलय और दाया आपके जो आपके दाया लिंद दाया नीलय के बीच में जो कपाट है वो इस तरीके से खुलते हैं नीचे की ओर। और ये जो आपकी यानी वाम नीलय और आपकी जो महाधमनी है या फिर दाया वाम अलिंद या फिर आपके जो दाया नीलय है और आपके भी फुफ्फुस धमनी के बीच में जो होता है, यानी धमनियों में क्या है आपकी इस तरीके से होती है कपाट। ठीक है, इस तरीके से ओपन होती है, इस तरीके से दोनों देख सकते हो। अर्धचंद्रिकाकार, इसको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्रिका, सेमी लूनार बोलते हैं। तो अर्धचंद्रिकाकार वाले क्या है आपके पास, ये वॉल्व है यानी कि गेट है। तो यहाँ से होते हुए पूरे के पूरे शरीर में वहन हो गया। इसी तरीके से क्या हो रहा है, आपका जो रक्त है वो आपके हार्ट में कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। ये देखो, इधर से हमने स्टार्ट किया था, शरीर से अशुद्ध रक्त आपके पूरे नीलय दाया भाग में आया। ठीक है, दाया भाग से फेफड़ा में गया शुद्ध होने, शुद्ध होकर वापस से आपके हार्ट में आया। ठीक है, शुद्ध होकर वो कहाँ आया, आपके बाएं वाले भाग में आया। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या है, आपके जो हार्ट में है रक्त 2 बार आती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, द्विसंचरण बोला जाता है, द्विगुणित आपके परिवहन बोले जाते हैं, इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है इसी को। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा संरचना समझ में आ गया, हार्ट के कार्य समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी तक जो समझ में आ गया होगा उससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, हमारी क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है सो समझो। ठीक है, क्या है यहाँ पे, देखिए, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। रक्त प्लाज्मा भी पढ़ा ना, ठीक है, तो रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा होती है, प्रोटीन की, कि अकार्बनिक लवण की, ग्लूकोज एवं वसा की या जल की। तो अभी जस्ट बताया हुआ था ना कि एक तो रक्त में देखोगे, ठीक है, रक्त में देखोगे तो क्या हो गया, 55% आपका प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। ठीक है, अब इस प्लाज्मा में भी क्या होता है, 90% आपका क्या होता है, जल। क्या होता है, जल। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल। ठीक है, तो साथ में सब करते चलते हैं। रक्त क्या है हमारा, रक्त को क्या बोला गया है, मैंने बताया, अभी पढ़ो। तरल संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक या एडिपोज ऊतक, बताओ सब लोग, क्या होगा आपका, तरल संयोजी ऊतक। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बना सकते हो, साथ में ही हम लोग जो पढ़े हैं उसका रिवीजन भी करते चल रहे हैं। ठीक है, सीरम क्या कहलाता है, अभी जस्ट मैंने सीरम भी बताया था, क्या है, फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा या फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा या प्रोथ्रोम्बिन रहित प्लाज्मा या प्रोथ्रोम्बिन सहित। रहित और सहित से बात चल रहा है, तो आपको मैंने बताया था सीरम क्या होता है, फाइब्रिनोजिन, बोलो, सहित की रहित, रहित यानी माइनस, मैंने किया था ना, ब्लड प्लाज्मा माइनस आपका फाइब्रिनोजेन, उसको क्या बोलते हैं, सीरम। मैमेलियन वर्ग में, ये मैमेलियन वर्ग जो मैंने अभी बताया था, स्तनधारी या मानव वर्ग। ठीक है, मानव बोल सकते हो या स्तनधारी जीव बोल सकते हो, उसी को मैमेलियन वर्ग बोला जाता है। ठीक है, जंतुओं के हृदय में कितने विस्म होते हैं, अभी जस्ट पढ़ा है सब लोगों ने, कितने होते हैं, 4। ठीक है, इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है, ये अभी रह गया है थोड़ा बताना, इसलिए रह गया, अभी जस्ट देख लो। ठीक है,
देखो यहाँ पे अगर गौर से आप लोग देखते हो, देखो सब लोग की दीवारें को कंपैरिजन करो, ठीक है। दायां अलिंद की दीवारें कितनी हैं, ये देखो इतनी, वाम अलिंद की इतना मोटा, ठीक है। इसकी देखो थोड़ा, आपकी नीले की क्या है, मोटी हुई है ना। इसके में कंपेरिजन में क्या है, नीले बड़ा है, और नीले में किसकी, ये दक्षिण नीला है, यानी कि आपके दायां नीले की दीवारें थोड़ी मोटी है। अब इसकी देखो, ये तो और भी ज्यादा, ये तो और भी ज्यादा, यानी वाम नीले की दीवारें क्या है, सबसे ज्यादा मोटी होती है। इसलिए होती है क्योंकि आपको मालूम है, ये वाम नीले जब कंप्रेस करेगा, संकुचित होगा, तो पूरे के पूरे शरीर में जाएगा ना, महाधमनी से होते हुए ब्लड आपका पूरे के पूरे शरीर में जाएगा। तो शरीर में जाने के लिए क्या चाहिए, वो उसका फोर्स तेजी से लगाना चाहिए। तो फोर्स तेजी से लगे, इसके लिए क्या है, इसकी दीवार मोटी बनाई गई है, और कुछ नहीं। तो किसका होगा आपका, अभी हम लोग और संचरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन के बाद देखेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा, किसकी मोटी होती है, दायां लिंद, बायां लिंद, बायां नीला या दायां नीला, बताओ किसका होगा, बायां नीले की दीवारें क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, त्रिदलीय कपाट, अभी जस्ट पढ़ा। त्रिदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है, बोलो। त्रिदल, त्रिदल कहाँ पे मैंने बताया था आपके, बोलो। दायां निलय और दायां अलिंद के बीच में। तो दायां अलिंद और निलय के छिद्र में, बायां अलिंद और निलय के छिद्र में, फुफ्फुस चाप पर या दाई और बाई फुफ्फुस धमनी में, बताओ। दायां अलिंद एवं निलय छिद्र पे बीच में, मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है। अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं कहाँ खुलती है, अग्र महाशिराएं और पश्च महाशिराएं कहाँ खुलती है। अग्र और पश्च अभी जस्ट बताया, देख सकते हो अगर याद है तो, देखो देखो, ये क्या है हमारी ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा, इसी को अग्र महाशिरा या आपके क्या बोलते हैं, पश्चिम महाशिरा बोली जाती है, इसी को बोली जाती है, ठीक है। तो अग्र और पश्चिम महाशिराएं कहाँ ओपन हो रही है, बताया था मैंने जस्ट अभी, दायां अलिंद में। सब इसको याद रखिएगा, कहाँ पे ओपन हो रही है, दायां अलिंद में, ठीक है। तो अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिराएं कहाँ ओपन हो रही है हमारी, बोलो। बायां निलय, दायां निलय नहीं, ये में भी नहीं, बायां अलिंद में, बोलो। बायां अलिंद में तो आपकी क्या ओपन होती है, फुफ्फुस शिराएं ओपन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, दायां अलिंद में, कहाँ हो जाएगी हमारी आंसर, दायां अलिंद में। इसके बाद क्या है, एसओ नोड क्या है, ये एसओ नोड क्या है, ये मैंने अभी जब बताया नहीं है, ठीक है। एसओ नोड के बारे में इसका भी देख लो, क्या होता है एसओ नोड। एसओ नोड एक आपकी संरचना है जो कहाँ पे पाई जाती है, दाएं अलिंद में। कहाँ पाई जाती है, दाएं अलिंद में, यहाँ पे पाई जाती है, इस तरीके से जो मैंने स्क्वायर शेप बनाया है ना, वहीं पे। ये इस तरीके से इसको, ये एसओ नोड होता क्यों है, ये इसके कार्य क्या है। एसओ नोड है आपका, ये एसओ नोड मैंने बना दिया, ये क्या है, एसए नोड, साइनो एट्रिकुलर नोड पढ़ा जाता है इसको, साइनो एट्रियम, साइनो एट्रियल नोड इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। ये कार्य क्या करता है, ये आपकी जो संवेदनाएं है, ठीक है, आपकी विद्युतीय संवेदनाएं, जो जिसके थ्रू आपके हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एवं रिलैक्स करता है, यानी कि खुद ब खुद संकुचित और आपका रिलैक्स होता है, ये किसके थ्रू होता है, एसए नोड ही करता है। ये कौन करता है, एसए नोड। तो ये क्या होता है, एक तंत्रिकीय, तंत्रिका तंत्र है ना आपके पास, तंत्रिका कोशिका का गुच्छा है, तंत्रिका तंत्रिका कोशिका से बनी हुई संरचना होती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका से बनी क्या है, ये संरचना है। और ये क्या होती है आपकी, तंत्रिका कोशिका है तो क्या विद्युतीय आवेग को क्या करती है, उत्पन्न करती है, विद्युतीय आवेग को क्या करेगी, एकदम समझ में आ रहा होगा सारा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो विद्युतीय एसओ नोड क्या है आपका, दायां लिंग में स्थित होता है, एक नोड है, नोड की तरह होता है आपकी, क्या होती है, तंत्रिका कोशिका से बनी संरचना है जो विद्युतीय आवेग को उत्पन्न करती है। इसी के थ्रू क्या होता है, हमारा हृदय कार्य करता है। हृदय हमारा क्या होता है, अपना कार्य, यानी कि संकुचित एवं प्रसारण, संकुचन एवं
प्रसारण का कार्य करता है, संकुचन और प्रसारण, इस तरीके से ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये आगे समझ में सबको एसए नोट क्या होता है। ठीक है, तो एसए नोट क्या हुआ, पेशी उत्तक, बोलो, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक या कंकाल उत्तक, किससे बना होता है एसए नोट। अभी जस्ट बताया तंत्रिका उत्तक, यानी तंत्रिका कोशिका का बना हुआ है ना, तो तंत्रिका उत्तक हो जाएंगे आपके। उसके बाद आपका क्या है लास्ट, रक्त का तरल भाग, रक्त का तरल भाग यानी प्लाज्मा, आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है। ये तो अभी जस्ट मैंने 2-3 बार क्या, बहुत बार पढ़ा दिए आपको। कितना प्रतिशत होगा, 55%, क्योंकि 45% क्या है आपका, 45% आपकी रुधिर कणिकाएं हैं, रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमारा इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन कौन सा सहायक होता था हमारा, रुधिर कणिकाओं में प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन कहाँ से आता था आपका, प्लाज्मा से। तो यहाँ पे किसका क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं, फाइब्रिनोजन नहीं कि हाँ ठीक है, फाइब्रिनोजन ही तो आपका करता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन नहीं, लसिका भी नहीं, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजिन। क्या हो जाएंगे, फाइब्रिनोजिन। तो इस तरीके से हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड सारा क्या कर लिया, क्वेश्चन भी कर लिया, और आपकी सारी हृदय की क्या हो गई, क्रियाविधि भी हो गई। ठीक है, तो हृदय की क्रियाविधि क्या होता है ये आप एक बार देख लो, जो मैंने बताया वही आपका रिविजन हो जाएगा। क्या है, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को क्या होता है, ग्रहण करता हुआ, बेसिकली विऑक्सीजनित को, ठीक है, ग्रहण करता है कौन, आपका हार्ट। ठीक है, रक्त की हृदय की क्रियाविधि में क्या, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, यानी कि ये हृदय। ठीक है, उसके बाद फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध करने के लिए वो कहाँ भेजता है, फेफड़ों में भेजता है, तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण करता है। ये सब आपके हृदय के बारे में चल रहा था, पता है ना। सबसे पहले अशुद्ध रक्त को लाया है पूरे सभी शरीर के सभी भागों से, आपको कौन लाता है, ये महाशिरा। कौन लाता है, महाशिरा। ठीक है, महाशिरा लाया, फिर वहां पे शुद्ध करने के लिए भेजा फेफड़े के पास, और फेफड़ा से वापस लाता है, पुनः शुद्ध रक्त को लाता है। ये कौन लाता है, फुफ्फुस धमनी। कौन लाता है, फुफ्फुस शिरा लाती है। ठीक है, शुद्ध रक्त को इस प्रकार से ग्रहण करता है, विभिन्न भागों में पंप कर देता है। ठीक है, जिससे संपूर्ण शरीर में क्या होता है, रक्त का परिसंचरण होता है। हृदय की क्रिया इसकी पेशीय भित्ति, ठीक है, के संकुचन के द्वारा क्या होता है, संपादित किया जाता है। तो ये हमारा हो गया जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी। तो अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं इसको, जो भी पढ़ा यहाँ से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो भी पढ़ा, ठीक है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी कर लिए। तो आप लोग प्लीज, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, या मतलब जो भी मेरा क्लास होता है हम लोग का, उसमें क्या होता है, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते चलते हैं। आप लोग जब क्लास किए होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, सारे आपके देखो इमेजेस के साथ बताई जाती है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, उसके साथ हम लोग आपके क्वेश्चन भी करा देते, इतना अच्छा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना कि आगे 11th-12th में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नहीं प्रॉब्लम होगी, और आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपने बोर्ड में भी कर सकते हो, आगे कोई भी एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ही पढ़िए, सारा मैंने करा दिया, रिवीजन के साथ कराया है आप लोगों को। ठीक है, इससे पहले जितने भी जैप प्रक्रम का दिया हुआ पहले उसको पढ़िए, फिर आप इसको पढ़िए, उसके बाद आपने इसके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। जो अभी आपके 2025 में आपके एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए क्या है, आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड में तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और जैप प्रक्रम इतना इंपॉर्टेंट है आपका कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, वहीं से आते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ से तक में कवर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके से। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।